हेलो एवरीवन, आज मैं एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है ना वो समास है। ठीक है, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी अच्छा है और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, अगर आपके कंपटीशन में आ रहा है तो आप देख सकते हैं, या आप किसी क्लास 10th 9th या आप जानना चाह रहे समास क्या है तो आपके लिए ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखो, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसमें देखो, समास का मीनिंग क्या होता है। देखो, समास का मीनिंग है संक्षिप्तीकरण, मतलब उसका छोटा रूप। किसका छोटा रूप देखते हैं। देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक सार्थक शब्द बनाएगा तो उस सार्थक शब्द को ही हम समास कहते हैं। ठीक है, अब सार्थक शब्द क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल अब देखते हैं। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, दो या दो से अधिक शब्द क्या है, पूजा के लिए घर, है ना। पूजा के लिए घर, पूजा और घर ने मिलकर के दो शब्द थे हमारे पे, पूजा और घर। ये जब मिल करके इन्होंने एक क्या बनाया, एक शब्द बनाया, पूजा घर। तो ये पूजा घर ही हमारा समास है। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के जब कोई सार्थक शब्द बनाता है उसको हम समास कहते हैं। उस शब्द को जो कि समास बन रहा है, ये शब्द ही समस्त पद कहलाता है आपका। ठीक है, जब इस समस्त पद को आप वापस अलग अलग करोगे उसको ही हम समास विग्रह कहते हैं। इतना समझ आया। इसमें दो चीजें और है, पूर्व पद और उत्तर पद, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं कि किस समास का पूर्व पद प्रधान है या उत्तर पद प्रधान है या दोनों गौण है। ये शब्द किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए पूर्व पद और उत्तर पद क्या है। तो पूर्व का मतलब ही पहला पद होता है और उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद। तो इसमें जो पहला पद है ना, वो क्या है, पूजा है, और घर क्या है, दूसरा पद है। ठीक है, अब दिखने में तो ये शब्द लग रहे हैं ना, तो हम इसको बार बार पद क्यों कह रहे हैं। तो देखो बेटा, जो भी शब्द होते हैं वही शब्द मेनली पद होते हैं, लेकिन उन्हें पद कब कहा जाता है, जब वो किसी भी वाक्य में प्रयोग हो रहे। कोई शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है ना तो वो पद कहलाने लगता है। ठीक है, अब देखो क्या है ये, जैसे यहाँ पे जो पूजा शब्द है, अब वो एक वाक्य में आ गया, पूजा के लिए घर, तो एक वाक्य में आ गया, इसलिए जो पूजा शब्द है ये अब एक पद के लिए काम करेगा, तो हम क्या कहेंगे, इसे पूर्व पद और इसे हम उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, वैसे ही राजपुत्र है तो राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, इसको जब हमने छोटा करना चाहा तो हमने इसको शॉर्ट में राजपुत्र कहा, जो कि एक समास बन गया। इसका वापस से विग्रह करेंगे तो वो राजा का पुत्र हो जाएगा। इसका पूर्व पद राजा और उत्तर पद पुत्र होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे। आगे इसमें यही लिखा था कि इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। अभी हमने देखा कि जैसे हमारे पास क्या था, पूजा के लिए घर था, तो इससे मिल करके एक समास बना ना, उसे हमने पूजा घर कहा। तो वो यही कह रहे हैं कि इसी को ही हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जो शब्द बन रहा है उसको हम समस्त पद कहते हैं। और इस समस्त पद को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे हम समास विग्रह कर कहते हैं। यहाँ मैंने बता दिया आपको कि हमने जब इस पूजा घर को अलग अलग किया तो पूजा के लिए घर एक अलग हो गए सब, इसको हम समास का विग्रह कहते हैं। समास का विग्रह मतलब टूट जाना। ठीक हो गया, या अलग हो जाना। अब देखो, जो समास है वो स्पेशली 6 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले देखें तो तत्पुरुष समास, इसमें ऑर्डर का कुछ लेना देना नहीं होता। आप किसी को भी आप पहले लिख सकते हो, किसी को बाद में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें 6 मोस्टली होते हैं। वो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, अव्ययी भाव समास की। जो इजी इजी है ना, पहले हम उनको कर लेंगे, उसके बाद हम और करेंगे। ठीक है, तत्पुरुष समास में आखिरी में बताऊंगी क्योंकि उसके अपने 6 भेद होते हैं। देखो, अव्ययी भाव समास में क्या होगा, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, या हम उसको अविकारी भी कह सकते हैं, अविकारी होता है। अब पूर्व पद प्रधान होने का मतलब, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल प्रतिदिन है, प्रतिदिन में प्रति पूर्व पद होगा, दिन उत्तर पद होगा, ये सबको पता है। ठीक है, अब ये पूर्व पद जो है ना वो अव्यय है। अव्यय मतलब होता है जिसपे किसी का कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे अब मैं प्रतिदिन स्कूल जाती हूँ अगर मैं कहूंगी, तो अगर कोई इसको मेल भी कहेगा तो वो भी राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, प्रतिदिन में किसी भी लिंग का, कोई भी वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, इसलिए उसको हम अव्यय कहते हैं कि वो किसी के कारण
उस पे विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका पहला पद क्या होना चाहिए? प्रधान होता है। प्रधान का मतलब कि वो अपरिवर्तित है इस समय पर, या हम कहें कि अविकारी है, जिसपे किसी और का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो ऐसे जब पूर्व पद अव्यय हो तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ये सिंपल सा आप देख लो कि प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, बेकाम, बदस्तूर, दिन दिन, हाथों हाथ, ऐसे शब्द जहाँ पे आए वो सब अव्ययी भाव समास में आते हैं। देखो, यथा संभव जैसे कहा है, जैसा संभव हो, ठीक है, जैसा संभव हो, तो यथा क्या है यहाँ पे? यथा एक अव्ययी भाव मतलब एक अव्यय है, ठीक है। तो एक और चीज देखो, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो छठवां है, वो है दिन दिन। दिन दिन, कभी कभी ना हमें ये लगता है कि दिन दिन में तो डैश है, हो सकता है आगे मैं पढ़ाऊंगी कि ये हो सकता है कि द्वंद्व हो आपका, क्योंकि इसमें डैश लग गया, पर नहीं। जब भी शब्द रिपीट हो रहे हो, एक बार मैं फिर कह देती हूँ, जब शब्द क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो या उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो, तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास में आएंगे, अगर वो समास की कैटेगरी में आते हैं तो। कई शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई समास, मतलब वो सार्थक शब्द ही नहीं होते। जब सार्थक ही नहीं होगा तो उसमें समास कैसे होगा? समास ने सबसे पहले ही अपनी परिभाषा में कह दिया कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को, ठीक है, जब वो सार्थक शब्द बनाए तभी हम उसको समास कहेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिन दिन है, यहाँ शब्द रिपीट हो रहा है, भले डैश लग रहा है, पर दिन दिन समान शब्द है, तो वो अव्ययी भाव समास में आएंगे, ठीक है। अब आ जन्म, आ धन जन्म, जन्म से लेकर के, यथा संभव, जैसा संभव हो, यथा धन संभव, ठीक है, बेकाम, बिना काम का, बेधन काम, ठीक है, बदस्तूर, दस्तूर के साथ, बधन दस्तूर, ठीक है। फिर वैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हाथों हाथ, देखो शब्द का क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है, तो सब अव्ययी भाव समास में आएंगे। अब जैसे निर्विकार, जिसमें विकार ना हो, उसको हम क्या लिखेंगे? इसको निह धन विकार। इसका अगर मैं तोड़ना चाहूँ ना तो हम ऐसे करेंगे, देखो, निह धन विकार, इसको हमें पता है कि संधि में ये र जो है, ये विसर्ग बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे शब्द भी आपके किस में आएंगे? सरासर। जब शब्द रिपीट हो रहे, लातो लात, मन माना, ये शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे? सारे के सारे अव्ययीभाव समास में। अनुदिनम, दिन के अनुरूप, ये भी किस में आएगा? हमारा अव्ययीभाव समास में आएगा, ठीक है। इन सबको आप विग्रह करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास क्या है। देखो, कर्मधारय समास में इसका सबसे अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं ना, एक तो जिसकी विशेषता बताई जा रही होगी वो भी इसमें होगा, और जो विशेषता हम बता रहे हैं उसकी कि क्या इसमें विशेषता है, दोनों चीज अगर उपलब्ध हो किसी शब्द में तो वो कर्मधारय में होगा। क्या लिख रहे हैं इसमें? पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है, मतलब अच्छा, बुरा, महान, ये सब इसके प्रथम पद के होंगे, प्रथम पद में होंगे। जैसे महात्मा है, तो महात्मा में क्या होगा? महान प्लस आत्मा होगा, होगा ना। अगर मैं इसका समास विग्रह करना चाहूँ, मतलब इसमें मैं पद ढूंढना चाहूँ, महान प्लस आत्मा करूंगी, महान है जो आत्मा, ठीक है। तो महान क्या है? विशेषण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। और आत्मा तो आत्मा है, तो ये विशेष्य है, और ये क्या है? विशेषण। इस विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, जहां पे आपको ये देखिए वहां कर्मधारय लगा दो, ठीक है। ये अभी पीजीटी लेक्चरर के एग्जाम में महात्मा शब्द आया हुआ था, तो आप ये देखना, महाराज, महान है जो राजा, प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री, नील कमल, नीला है जो कमल, अध पका, आधा पका हुआ, कमल नयन, कमल के समान नयन। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य, ठीक है, जिस आदमी के बारे में, जिस चीज के बारे में बताई जा रही है, उसके कुछ गुण बताए जा रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई जा रही है, अगर वो प्रॉपर्टी और वो पर्सन दोनों चीजें हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द्वंद्व समास क्या है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। इसमें क्या था? पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। इसमें क्या है? जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसको तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो, ये तो पहचान है, लेकिन सिंपल मैं बता देती हूँ। देखो, ये मेनली क्या होते हैं, वैसे तो हम इसको ये कह सकते हैं कि हम जो विपरीत, इसके हम अगर कुछ कह पा रहे, जैसे माता के समक्ष हम क्या कहेंगे? माता के समक्ष हम क्या रखते हैं? पिता,
शब्द को रखते हैं, ठीक है। राजा के लिए राजा, आप इसको विपरीत में भी, वैसे हम विपरीत नहीं, क्योंकि माता का विपरीत पिता नहीं है, ठीक है। पर हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये, अगर इस सेंस में हम ले तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो, माता का पिता होगा, राजा का प्रजा होगा, नर का नारी होगा, छल कपट, सुख दुख, तन मन धन, ये भी इसी में ही आएगा, ठीक है। देवासुर, अब देखो, देव और असुर, देव और असुर, देव मतलब भगवान, असुर मतलब राक्षस, ये दोनों के दोनों क्या है, कुछ ना कुछ ऑपोजिट प्रॉपर्टी रखने वाले। जब ऐसा कुछ हो, वहां पे द्वंद समास होगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे मैंने क्या कहा, दिन दिन करके लिखा होता, दिन डैश दिन करके शब्द रिपीट हो रहे हो, तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। लेकिन अगर यही दिन के साथ रात लिखा हो, तो वो दिन रात किस में आ जाएगा, द्वंद समास में आएगा। तीन हो गए हैं, अव्ययी, कर्मधारय, द्वंद हो गया। अब नेक्स्ट करते, देखो द्विगु। द्विगु में जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक, मतलब पहला पद जो हो वो संख्या हो कुछ ना कुछ, उसको हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे देखो, सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह, तो सप्त मतलब सात, ये पहला ही पद आ गया। दोपहर, दो पहरों का समूह, तो दो पहले ही आ गया। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, त्रि आ गया। त्रिरंगा, तीन रंगों का समूह, तो तीन पहले आ गया ना। सप्ताह, सात दिनों का समूह। तो जब पहला पद आपके पास क्या हो, ये पहला पद है, ये जब पहला पद आपके पास क्या हो, संख्यावाचक हो, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। पहचाना कितना आसान है। अव्ययी में पहला पद अव्ययी होना चाहिए, कर्मधारय में पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, द्वंद्व में दोनों लगभग विपरीतार्थक हो, तो वो क्या होंगे, आपका द्वंद्व होगा। द्विगु में क्या होगा, पूर्व पद संज्ञावाचक होगा। बहुव्रीहि की बात करें तो इसमें क्या होता है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा प्रधान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, नीलकंठ है, जैसे नीला है कंठ जिसका, कौन है, भगवान शिव है। लंबोदर, लंबोदर में लंबा है उदर जिसका, कौन है, गणेश है। इसमें कोई प्रधान नहीं, ना नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है, कौन है, शिव प्रधान है, गणेश प्रधान है। दस आनंद, जिसके 10 सर हो, आनंद मतलब सर, वो कौन है, रावण है। चक्रपाणी, जिसके, पाणी मतलब होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, कौन है, विष्णु है। त्रिलोचन, जिसके त्रिनेत्र है, वो क्या है, शिव है, ठीक है। तो बहुव्रीहि भी हमारा आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही हो। अब तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष क्या करता है ना, कि जिसमें कारकों का लोप हो रहा हो। अब कुछ शब्द ऐसे हुए जिसमें सिर्फ कारक कारक का लोप हो रहा हो। पहला जिसमें अव्यय शब्द था प्रथम पद, दूसरे में जो कर्मधारय था उसमें था विशेषण और विशेष्य का, द्वंद्व में था कुछ अपोजिट से शब्द आ रहे थे, द्विगु में था संख्या था पहले पद में। तत्पुरुष की पहचान ये है कि कहीं ना कहीं कारकों का लोप हो रहा हो। अब कारक सबको पता होना चाहिए, क्या होता है कारक, अगर आपने याद किया हो, कर्ता ने कर्म को कर्म से संवृतान के लिए पादान से संबंध का के अधिकरण में पर संबोधन ये हुआ रे। ये 8 आपके क्या होती है, विभक्तियां होती है, उसके जो कारक चिन्ह होते हैं उनका अगर लोप हो रहा हो, तो वो सारा तत्पुरुष समास में आता है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, इसमें कर्म से। अब देखो, क्या है, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास होगा, दूसरा करण तत्पुरुष समास होगा आपका, ठीक है। अब पहले कर्म तत्पुरुष समास में क्या है, देखो इसमें को का लोप हो रहा होगा। देखो, गगन को चूमने वाला, तो इसमें अगर को का लोप हो जाए तो वो तत्पुरुष समास में, कर्म तत्पुरुष समास में आ जाएगा। या कभी कभी ना एग्जाम में तो वो गगन चुंबी दे देगा आपको, ठीक है। अब पूछ लेगा इसमें कौन सा समास है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए गगन को चूमने वाला, ठीक है। इसमें इन दोनों के बीच में किसका लोप किया, उसने सिर्फ को का लोप कर दिया, इसलिए हमने इसको क्या कहा, गगनचुंबी कहा, या इसको कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा है। जैसे स्वर्ग को गया, तो इसमें को का लोप हो रहा है, स्वर्गीय, तो इसको क्या कहेंगे, हम कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। दूसरा आता है करण तत्पुरुष समास, इसमें ना से, और वो भी के द्वारा के अर्थ में जो से होता है ना, वो उसका लोप हो रहा हो। जैसे भयाकुल, भय से आकुल, भय से मतलब भय के कारण वो आकुल हो रहा है ना,
तो भय के द्वारा हम जिसे कह सकें, उसमें क्या होगा, भयाकुल में करण तत्पुरुष समास होगा। रोग पीड़ित, रोग से मतलब रोग के द्वारा जो पीड़ित हो, इससे का लोप हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, संप्रदान के लिए मतलब जैसे स्नान घर है, तो स्नान गृह में क्या हो जाएगा, स्नान के लिए घर। अब के लिए का इसमें क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। वैसे यक्षशाला, यक्ष के लिए शाला, ठीक है। वैसे अब अपादान से, अब देखो दो बार से आया है, एक बार तो आपके पास इसमें आया था, करण में आया था, एक बार अपादान में आया। अपादान और जो करण है, करण में के द्वारा वाला होगा, और इसमें कुछ ना कुछ अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से अलग हो रहे हैं ना पत्ते, वैसे ही इसमें देखते हैं। देखो पथ भ्रष्ट मतलब अपने रास्ते से भटक जाना, तो वो क्या हो रहा है, अपने भटक जाना मतलब किसी दूसरे रास्ते पे चले जाना, तो वो उस पथ से अलग हो गया, तो यहाँ पे अलग होने के अर्थ में होंगे। जैसे जन्मांध है, जन्म से अंधा जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संबंध में का के की का लोप हो रहा हो, का की का लोप हो रहा है यहाँ। जैसे राजा का पुत्र, अभी मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल भी दिया था जिसमें मैंने आपको समस्त पद, प्रथम पद, उत्तर पद और समास विग्रह समझाया था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, राजा का पुत्र, राजपुत्र है, इसमें का लोप हो रहा है। देश रक्षा, देश की रक्षा, की का लोप हो रहा है इसमें, ठीक है। अब अधिकरण में क्या है, अधिकरण में है में और पर का इसमें लोप होता है, ठीक है। जैसे लोक में प्रिय, लोकप्रिय, धर्म वीर, धर्म में जो वीर हो, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये समास के 6 भेद हमने देख लिए, और तत्पुरुष समास के भी हमने 6 भेद देख लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। एक बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में मैंने फटाफट से आपको बताया। मैंने एक एनसीईआरटी की भी अगर आप बुक लेंगे ना, उसमें थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, मैं देखूंगी उसको दोबारा से कि उसके एग्जाम्पल्स भी रखो, क्योंकि उसमें संस्कृत के हिसाब से कुछ शब्द दिए गए हैं, और कई एग्जाम्पल्स में मैंने उससे भी देखा। ये तो एक ऐसा था कि हाँ, आपके माइंड में थोड़ा सा आ जाएगी जो समास है वो किस तरीके के होते हैं। अगर आपको और अच्छे से देखना है, आप गूगल में टाइप करो एनसीईआरटी करके, और समास कर देना, तो आपको उसके भी कई शब्द जो कि कठिन हैं, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से मैं बताऊं, वो कठिन शब्द उसमें आए हुए हैं, तो आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।